हेलो लर्नर्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और सब का सब सीटेट के किसी ना किसी ईयर में आ चुका है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको बनाते चलो और लास्ट में कमेंट में बताना कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, चलो तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह विचार किसका है? ऑप्शन है वाइगोस्की, पावलोव, चॉम्स्की या तो फिर जीन पियाजे। देखो, हमेशा याद रखना जहां पर भी भाषा की बात आए वहां पे आपका हो जाएगा चॉम्स्की। क्लियर है? सीखने की अर्जित क्षमता के साथ जन्म लेते हैं बच्चे, ये कहना है चॉम्स्की का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, यह कथन किससे संबंधित है? स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोस्की या थॉर्नडाइक। देखो, जहां पर भी सामाजिक या सांस्कृतिक वर्ड आए, सोशल या तो कल्चरल वर्ड आए, आराम से उसका जवाब हो जाएगा आपका वाइगोस्की। वाइगोस्की ने कहा है कि किसी भी चीज में सीखने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक की अंतःक्रिया से संबंधित होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, मतलब क्लास में बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, ऐसा क्यों करती है? पहला, बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, मतलब बातूनी बताना चाहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। दूसरा, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, नहीं। तीसरा, समय नष्ट कर रही है, बिल्कुल नहीं। और चौथा है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, मतलब बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सके वैसा माहौल बना रही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। बच्चों को भाषा सिखाने के लिए परिवेश दे रही है, माहौल बना रही है, इसीलिए बच्चों के साथ कन्वर्सेशन कर रही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सही है, पूर्णतः गलत है, आंशिक रूप से सही है या व्यर्थ का है? देखो, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह पूर्णतः सही है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पूरी तरह से सही है, क्योंकि भाषा और चिंतन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम किसी चीज को सोचेंगे, सोचकर ही तो भाषा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ भी बोलते, कोई भी भाषा में हम लोग बात करते, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, किसी भी लैंग्वेज में बात करते हैं, उसके पीछे हमारी सोच होती है, तर्क होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होती है, पूर्णतः सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हो? सबसे इंपॉर्टेंट, आप एज ए टीचर, एज ए हिंदी टीचर, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको मानोगे? सबसे ज्यादा यहाँ पे है सबसे अधिक। ऑप्शन 1, बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना। ठीक है। ऑप्शन 2, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन सी, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। या फिर 4, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। देखो, जहां पर भी विभिन्न संदर्भ आए, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हर पहलू से बच्चों को सिखाना, ये आपका एक पॉजिटिव होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पेडागोजी में जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स अगर आपने पकड़ लिया तो वो क्वेश्चंस ऐसे ही हल हो जाते हैं। उससे भी रिलेटेड एक वीडियो बनी हुई है, तो आप लोग चाहो तो उसको जाकर देख लो, बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स से हम पेडागोजी के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आया विभिन्न संदर्भ, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग पहलू से, तो ये आपका हो जाएगा सही कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। बाकी तीनों भी सीख है, लेकिन व्याकरण, ये जो होता है नियम सिखाना, किसी चीज को सिखाना, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। तो जहां पर भी आया विभिन्न संदर्भ, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या है? पहला, भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है। दूसरा, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। सी, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। या फिर भाषण शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जाहिर सी बात है, ये क्या हो जाएगा आपका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। क्लियर है? यानी कि आप जितना ज्यादा क्लास में बच्चों को अभिव्यक्त करने का मौका देंगे, अवसर देंगे, जितना ज्यादा वो कल्पनाशील होंगे, यानी क्रिएटिव होंगे, इमेजिनेशन पावर उनकी रहेगी, उतना ही ज्यादा भाषा का विकास होगा, है ना। क्योंकि भाषा शिक्षण ऐसा तो नहीं कि किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, बिल्कुल गलत है। एकमात्र उद्देश्य तो हो नहीं सकता है, बिल्कुल उद्देश्य ऐसा भी नहीं होगा। तो ये क्या है? एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? पहला, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना।
भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना या परीक्षा का आयोजन करना। देखो, जहां पर भी वर्ड है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, वो आपका हो जाएगा निगेटिव। तो ये ऐसे भी नहीं होगा इस तरह की क्रियाओं का आयोजन करना, नहीं। निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, मतलब क्या, सिर्फ आपने जो करिकुलम है उसको पूरा कर दिया, उसके बाद आपकी ड्यूटी खत्म, ऐसा नहीं होता है ना। आपको उसके अलावा भी बच्चों के भाषा संबंधी विकास के लिए बहुत सारे काम को करना पड़ेगा, तो ये भी नहीं है। फिर है परीक्षा का आयोजन करना, ये भी नहीं है। परीक्षा, एग्जाम, मार्क्स, ग्रेड, ये सब आपके निगेटिव हैं, ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा कि अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, मतलब बच्चों को जितना ज्यादा आप अपॉर्चुनिटीज दोगे, जितना ज्यादा मौका दोगे, बच्चे उतना ज्यादा ही सीखेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है, यहां ध्यान दो। जहां क्वेश्चन अगर आपका निगेटिव में है तो आंसर भी आपको वही खोजना जो निगेटिव में हो, मतलब कि माइनस और माइनस, ये अगर नहीं है तो आंसर भी आपको नहीं वाला खोजना, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो, पहला है सही रूप में समझाना, बिल्कुल बच्चों को सही रूप में हम समझाएंगे तो ये तो सही है। व्याकरण के नियमों को रटना, बात हमने पढ़ा था ना कि जहां पर भी रटने की बात आए, कंठस्थ करने की, मेमोराइज करने की बात है, वो आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपका क्या है? निगेटिव। अगला है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, यानी कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव हो, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। फिर है कि दूसरों के अनुभवों से जुड़कर संदर्भों में चीजों को समझना, ये भी पॉजिटिव। अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग कंटेक्स्ट में सीखेंगे तो बच्चे ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे, उनकी लर्निंग अच्छी होगी। तो इसलिए क्या है, नियमों को रटना, जहां पे भी रटने की बात आ जाए तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि निगेटिव में है, और निगेटिव यानी कि पूछ रहा है कि क्या उद्देश्य नहीं है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पद, गद्य और नाटक हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। ऑप्शन देखो, पहला है भाषिक सौंदर्यात्मक, दूसरा है भाषिक ज्ञानात्मक, तीसरा है सांस्कृतिक और साहित्यिक, और चौथा है सांस्कृतिक और भौतिक। देखो, एक चीज याद रखो, जो पद, गद्य, ये सब क्या होता है? प्रोज हो गया या फिर पैसेज हो गया, होता है ना कि कहानी हो गई, नाटक हो गया, इन सब में कोई ना कोई हमारी संस्कृति होती है, यानी हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करता है, और साथ ही साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को, साहित्यिक, देखो याद रखना कि भाषा और साहित्य एक दूसरे के पूरक है। भाषा के बिना साहित्य अधूरी है, और साहित्य समझने के लिए भाषा को होना जरूरी है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका सी। सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को भी समृद्ध करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सबसे अधिक उचित विधि कौन है? सर्वाधिक उचित विधि क्या है? पहला भाषा संसर्ग विधि, दूसरा सूत्र विधि, तीसरा निगमन विधि, या चौथा आगमन विधि। देखो, हमने जाना था ना, निगमन विधि होता है जहां पे नियम से उदाहरण की ओर ले जाया जाता है, वहीं आगमन विधि क्या होता है? जहां पे उदाहरण से हम नियम की ओर जाते हैं, यानी पहले एग्जाम्पल सिखाते हैं, एग्जाम्पल के बाद फिर हम नियम को बताते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सर्वाधिक उचित विधि मानी जाती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, भोजपुरी भाषी मोना, एक लड़की है जिसका मतलब मातृभाषा भोजपुरी है, तो भोजपुरी भाषी मोना श को स और र को ड़ बोलती है। ठीक है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है? श को स बोलती है और र को ड़ बोलती है, यानी कि उसकी मातृभाषा में क्या प्रॉब्लम? देखो, पहला है कि मातृभाषा से प्रेम नहीं, प्रेम की वजह से तो ऐसा नहीं करेगी। दूसरा, हिंदी भाषा की कठिनता, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हिंदी भाषा में अगर कठिनता होगी तो वो और भी उच्चारण को गलत बोलेगी, लेकिन इसी में क्यों? अगला देखते हैं, मातृभाषा का व्याघात, बिल्कुल सही है, मतलब उसको मातृभाषा का व्याघात कर रही है। उच्चारणगत सही है? नहीं, उच्चारणगत तो बिल्कुल गलत है ये, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। आप ऐसे समझो, देखो शीशा बोलते हैं ना हम लोग, शीशा, यहाँ पे तलब्बे होता है, और वही हो गया सीसा। दोनों के माने में कितना डिफरेंस हो गया ना, ये शीशा हो गया मिरर, इमेज, दर्पण, और सीसा क्या हो गया आपका? एक आपका एलॉय हो गया। ठीक है, तो दोनों में कितना डिफरेंस हो गया ना। तो इसलिए व्याकरण की दृष्टि से अगर आपको उच्चारण सही करवाना है, तो बच्चों की अगर भाषा को सही करवानी, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, तो उनके उच्चारण पर, उनके प्रोनाउंसिएशन पर पकड़ बनानी बहुत सही जरूरी में से है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो,
एनसीएफ की बात हो रही है, एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? पहला, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। देखो यहाँ पे आया ना केवल वर्ड, केवल आपका निगेटिव है, केवल ऐसा नहीं हो सकता है, भाषा की कक्षा तक ही सीमित होगी, ऐसा क्यों? फिर उसको दूसरी क्लास में आप नहीं पढ़ाओगे। आप मैथ बताते हो, वो भी तो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हो, आप कोई भी क्लास लेते हो तो उसमें एक भाषा होती है, तो केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित नहीं होती, और भी उसके लैंग्वेज होते हैं। दूसरा, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, यहाँ पे ही आया। देखो जहां पर भी आ गया मात्र, ही, ओनली, तो ये सब आपका निगेटिव हो जाता है। केवल, तो विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं ऐसा तो नहीं है। बच्चे घर में क्या कर रहे हैं? घर में भी तो कोई ना कोई मातृभाषा सीख रहे हैं, वो परिवार में आते हैं, परिवार से निकलकर समाज में आ रहे हैं, समाज की भाषा है, अपनी संस्कृति है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये भी आपका गलत है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। आया वर्ड केवल, केवल ऐसा नहीं हो सकता, केवल पढ़ने पर हम बल नहीं दे सकते, उसके लिए आपका बहुत सारा बोलना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। साथ ही साथ दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषय की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बिल्कुल सही, एक प्रकार से अन्य विषय की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। अभी हमने बात की इसी क्वेश्चन में कि हिंदी भाषा हो गया तो आप मैथ भी बताते हो, आप फिजिक्स बताते हो, आप केमिस्ट्री है या फिर हिस्ट्री, कोई भी लैंग्वेज, मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उसमें आपका कोई ना कोई लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो एक तरह से ये अन्य विषय की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा कैसी होती है? बहुभाषिक कक्षा, बहुभाषिक कक्षा का मतलब होता है जहाँ मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअल क्लास, जहाँ पर एक ही क्लास में कई तरह के बच्चे, मतलब बच्चे अलग अलग भाषाओं पर पकड़ होती है, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। सपोज करो एक क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो कोई हिंदी भी बोलता है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई संस्कृत है, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या होगा, उनके विचारों का आदान प्रदान होगा, उनके भाषा का आदान प्रदान होगा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, बढ़ेगी ना। तुम मेरी भाषा सीखो, हम आपकी भाषा सीखते हैं, टीचर्स की भी कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो इस तरह से बहुभाषिकता तो बहुत पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में आते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा एक संसाधन है, एक कठिन समस्या है, एक पहेली है, या एक जटिल चुनौती है? ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, एक संसाधन, एक रिसोर्स के तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुभाषिकता, जितना ज्यादा लोग लैंग्वेज बोलेंगे, उतना ज्यादा एक दूसरे की लैंग्वेज को समझेंगे, उतना ज्यादा उनमें भाषा का संप्रेषण बढ़ेगा, तो ये एक हम संसाधन के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। ठीक है, पहला है सुंदर लिखावट, ठीक है, दूसरा अलंकारिक भाषा, तीसरा है सशक्त वाक्य या मौलिक विचार। देखो आया ना विचार, विचार का मतलब हुआ आप जितना ज्यादा बच्चे को क्रिएटिविटी बताओगे, बच्चे जितना ज्यादा थॉट्स को अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे, उतना ज़्यादा ये सही होगा। तो ये आपका सही हो गया। इसीलिए क्लास में छोटे छोटे बच्चों को कहानियों के द्वारा, कविताओं के द्वारा सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इससे क्या होता है, उनकी भाषा पर पकड़ बनती है। उनको बोला जाता है कि आप क्या करो, एक पैराग्राफ लिखो, आप अपने प्रिय खेल, इस तरह से माय फेवरेट हॉबी। तो इससे क्या होता है, बच्चे कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी होते हैं, वो बहुत अपने उनकी भाषा पर पकड़ बनती जाती है। तो इस तरह से ये एक सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सस्वर पठन यानी कि एक ऐसे तरह से पढ़ना जहाँ पे स्वर में एक साथ पढ़ा जाता है। क्लियर है? तो इससे क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण करते हैं। और ये दो तरह से होता है, या तो आप इंडिविजुअल बोलो बच्चों को, क्लास में होता है ना कि चलो एक एक कर करके 1 बाय 1 पढ़ते जाओ, कुछ टॉपिक्स है या कुछ पैराग्राफ है या पोएम, ऐसे हम लोग पढ़ाने के लिए बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, या तो इंडिविजुअल एक एक बच्चा पढ़ेगा, या तो हम लोग क्या करते हैं 2 से 3 या 4-5 का ग्रुप बना देते हैं, एक साथ तुम लोग पढ़ो, ऐसा करते हैं। तो इससे क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मौन पठन करना नहीं, क्योंकि यहाँ तो बात ही हो रही है सस्वर पठन की। अगला, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक समाप्त करना। नेक्स्ट है बोल बोल कर पढ़ना या द्रुत गति से पठन करना। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चों की झिझक को समाप्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब एक साथ पढ़ते हैं तो उनकी झिझक ऑटोमेटिक, कहीं ना कहीं हेजिटेशन जो होती है वो खत्म हो जाती है। क्लियर हो गई? यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना कि ये इतना ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए कि बगल वाली जो क्लास है वो डिस्टर्ब हो। क्लियर है? चलो जी, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में
आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं, यानी कि आप एज ए टीचर क्लास में आप पढ़ा रहे हो, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, तो उसमें आप कौन से क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा वैल्यू दोगे। पहला, संज्ञा की परिभाषा बताइए। बच्चों से आपने पूछा संज्ञा की परिभाषा बताओ, व्हाट इज नाउन। क्लियर है। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था। ठीक है। तीसरा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। चौथा, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। ठीक है। तो आपने अब तक खुद से आइडिया लगा लिया होगा कि ये जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है इसका एक ही आंसर है, सारे बच्चे का सेम आंसर होगा। क्लियर है। लेकिन अगर चौथा क्वेश्चन आपने पूछा तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे की आइडियाज अलग होगी, बच्चे के जो थाउट्स अलग होंगे, है ना, उन सबके रिप्लाईज जो जवाब होते हैं वो सब अलग होंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे की क्रिएटिविटी पता चलेगी, वो सोचेंगे, उनकी तर्क क्षमता जो तार्किक क्षमता है वो बढ़ेगी, है ना। वो चीज़ों को समझेंगे कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता हूँ या होती हूँ तो क्या करूँगी देश के लिए, अपने अपने थॉट्स बताएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको कहते हैं मुक्त अंक वाले प्रश्न, जहां पर ओपन क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे एक ही क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं, सबके अपने अपने थॉट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया जाना चाहिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन सतत और व्यापक मूल्यांकन से जुड़ा है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से, सीसीई से। देखो क्या है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है। पहला, केवल बच्चों की कमियां जानना। दूसरा, केवल यह जानना कि बच्चे ने कितना सीखा है। समझ लो इसको हम मार्क क्यों कर रहे हैं। केवल वर्ड ही आपका निगेटिव हो गया। देखो, अगर ये केवल नहीं रहता, यहाँ पे बस क्वेश्चन रहता यह जानना कि बच्चे ने कितना सीखा है, तो सही होता, क्योंकि सीसी का यही तो काम होता है कि बच्चे ने कितना सीखा ये जानना, चाहे वो फॉर्मेटिव फॉर्म में हो या तो फिर सेशन के एंड में समेटिव फॉर्म में हो। लेकिन यहाँ पे केवल लग के सब बिगाड़ दिया। अगला है, बच्चों को पास फेल की श्रेणी में रखना। पास फेल, जहां पर भी बात आ जाए पास फेल की, ग्रेडिंग की, नंबर्स की, वो आपका गलत है, उसको आपको इग्नोर करना है, निग्लेक्ट करना है। चौथा, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना या समझना। बिल्कुल सही है, बच्चे जितना ज़्यादा चीज़ों को जानेंगे समझेंगे उतना ज़्यादा उनका डेवलपमेंट होगा, और यही कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में क्या बताता है। तो सबसे पहले जानो शब्द पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो देखो एक तरह से आपका बच्चों का ब्यौरा तैयार करता है। यहाँ पे क्या होता है, हर बच्चे की एक एक पोर्टफोलियो बनी होती है, एक रिकॉर्ड बनता है जिसमें बच्चे के बारे में A to Z बातें लिखी होती हैं। जब सेशन एंड हो के बच्चे जब नया सेशन में जाते हैं तो वहाँ की क्लास टीचर को पास किया जाता है, तो टीचर को आइडिया हो जाता है कि अच्छा इस बच्चे की क्या रुचि है, इस बच्चे कहाँ पे वीक है, इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो इस तरह से बच्चे की सारी चीज़ें उसमें तैयार हो जाती हैं। तो इससे कितना हेल्प हो जाता है बच्चों को समझना। तो अब यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो क्या बताता है। पहला, उनकी प्रगति में माता पिता की क्या भूमिका है। स्कूल में ये इंपॉर्टेंट नहीं, माता पिता की क्या भूमिका घर तक। अगला, उनकी प्रगति में शिक्षक की क्या भूमिका है, नहीं। अगला, वे क्या जानते हैं। नेक्स्ट, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। यही तो कहता है पोर्टफोलियो की प्रगति, यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोग्रेस हो रहा है भी कि नहीं, और हो रहा है तो किस वे में हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, पॉजिटिव वे में हो रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ आपका पोर्टफोलियो बताता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में आप क्या होंगे, बच्चे ऑब्वियस ही बात हो उनका वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो ये पता करता है पोर्टफोलियो के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिसऑर्डर से है, रमेश पढ़ते समय बार बार अटकता है। क्लियर है, वह किस बीमारी यानी किस डिसेबिलिटी से ग्रसित है, इसके बारे में जानते हैं, किस विकार से वो ग्रसित है। पहला है डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया। तो पहला है ना डिस्कैल्कुलिया, हमने जाना था, इस पे भी वीडियो बनी हुई है। कैलकुलिया कैलकुलेशन में आता है, यानी कि मैथ में आता है, यानी जहाँ पे मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो डिस्कैल्कुलिया। डिस्ग्राफिया, ग्राफ पे हम लोग लिखते हैं तो बच्चे जब नहीं लिख पाएंगे यानी लिखने में प्रॉब्लम होगा तब डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया, इसमें लेक्स वर्ड आया, लेक्सिकल जिसको बोलने में होता है, तो जहाँ पे बार बार पढ़ने में अटकता है, यानी कि जब पढ़ने में प्रॉब्लम होगा तब बच्चे में होगा डिसलेक्सिया। और डिस्प्रेक्सिया होता है जहाँ पे बच्चे एक्सप्रेस करने में, यानी कि उनका मसल्स का संचालन सही टाइप से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, विकार आता है, तो वो होता है डिस्प्रेक्सिया। तो जी इसका सही आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। निदानात्मक परीक्षण, देखो
पहला है कि भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, दूसरा अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, तीसरा विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, या चौथा बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। देखो निदानात्मक यही कहता है कि बच्चे ये पहले से इसको समझो क्या है। बच्चे को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को एज ए टीचर समझो और उनकी प्रॉब्लम को यानी कि समस्या को समझा। तो अगर आपने समस्या को ही नहीं समझा तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। तो निदानात्मक परीक्षण में यही होता है कि आप चीज़ों को समझो, बच्चों के प्रॉब्लम्स को समझो और फिर सही वे में उसका सही जगह पर उसका सॉल्यूशन दो। तो यानी हम कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना और पहचान करके फिर उसको दूर करने का सजेशंस देना, ये कहता है निदानात्मक परीक्षण। तो सच्ची सच्ची बताना आप में से कितने ने सही किया या जो भी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। वीडियो कैसी लगी इसको भी बताना, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इनकरेज करो और अपने फीडबैक ज़रूर से देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।